आज से ठीक 7 वर्ष पहले मुंबई को बचाने की खातिर कुछ लोग आतंकियों की गोलियों के सामने सीना अड़ाकर खड़े हो गए थे। इन्हीं शहीदों की जांबाजी की वजह से आज मुंबई के लोग उसी बेखौफ अंदाज में देर रात तक सड़कों पर घूमते हैं, जैसा वो 26/11 की उस काली रात से पहले किया करते थे। उस रात इन शहीदों ने जब अपनी जान पर खेलकर मुंबई को बचाया था, तो इन्होंने आम आदमी, फिल्मी सितारों, विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों में कोई फर्क नहीं किया था। इन्होंने किसी को बचाते हुए यह नहीं सोचा था कि वो किस धर्म का है। उस रात जब देश के इन बहादुर सिपाहियों के शहीद होने की खबरें एक एक करके टीवी पर आने लगी, तो इनके परिवार वो खबर सह नहीं पाए। उस वक्त मुंबई एटीएस के चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम गोपाल ओम्बले ने इस हमले के दौरान मुंबई को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। आज इन्हें याद करने का दिन है। आतंकवादियों की बंदूकों से निकली गोलियों के सामने इन लोगों के सहनशील सीने थे। ये बहादुर गोलियां सहते रहे और इनके जाने के बाद इनके घर वाले दुख और दर्द सहने पर मजबूर हो गए। लेकिन शहीदों के परिवारों के मन में इस दौरान कभी भी देश छोड़कर जाने का ख्याल तक नहीं आया, जबकि उसी मुंबई में रहने वाले बॉलीवुड स्टार आमिर खान के परिवार को पिछले 6-8 महीनों की कुछ घटनाओं की वजह से यह लगने लगा कि यह देश अब सुरक्षित नहीं रहा। ऐसा सोचने वाले देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों और आमिर खान जैसे अभिनेताओं को इसी हमले में शहीद हुए एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर की बेटी दिव्या सलास्कर की ये मुफ्त की सलाह आज ध्यान से सुननी चाहिए। बात कर रही थी लंदन के बारे में, अमेरिका के बारे में, तो बोल रहे थे कि कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। जो देश हमें देता है, हमें भी देश को उतना ही देना चाहिए। तो असहनशीलता मुझे तो नहीं लगती कि इंडिया में है। ये कैसा है कि एक हवा छोड़ दी तो फिर सब जगह ये इंटॉलरेंस का टॉपिक चालू हो गया। ये एक शहीद का परिवार आपसे बात कर रहा है। दिव्या को अपने पिता विजय सलास्कर की शहादत पर गर्व है। दिव्या की ही तरह हमें भी इन शहीदों और इनके सहनशील परिवारों पर गर्व है। आज हम उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकियों की गोलियों का शिकार हुए थे। 26/11 की उस रात इसी तरीके से देश के जांबाजों ने आतंकियों की आग उगलती AK-47 का सामना सीना तान कर किया था। शहीदों के परिवारों को तंगहाली से गुजरने के बाद भी देश से कोई शिकायत नहीं है। इन्हें शिकायत है तो उन लोगों से जो हमारे देश को असहनशील बताकर शहीदों का अपमान करते हैं। शहीद विजय सलास्कर के परिवार की जुबानी आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश के असली हीरो और फिल्मी हीरो में क्या फर्क होता है। ये डीएनए टेस्ट तमाम बुद्धिजीवियों के विचारों को आज खुरच कर रख देगा। आपके दिल में कभी नहीं आया कि भाई हमने तो बहुत कुछ सहन कर लिया, अब हमें ये देश छोड़कर जाना चाहिए? नहीं, कभी नहीं, गलती से भी हमारे मन में ये विचार नहीं आया। देश कायर छोड़ते हैं, बहादुर देश को बदल डालते हैं। कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। फिल्मी हीरो शहीदों के घर नहीं जाते, जांबाज उनका और हमारा घर बचाने के लिए जान दे देते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा मुझे तो ये 7 साल में कोई आके यहाँ पे गया हुआ याद नहीं। देश के बुद्धिजीवियों और फिल्मी सितारों को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर सताता है। शहीदों के बच्चे डर से नहीं, हिम्मत से जिंदगी जीते हैं। पेट्रियोटिज्म क्या है, वो किन से सीखना चाहिए? तो वो मेरे फादर से सीखना चाहिए। ये फर्क है देश के असली हीरो और फिल्मी हीरो के बीच का। 26 नवंबर 2008 को जब मुंबई के सीने पर पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड, AK-47 और दूसरे हथियारों से हमला बोल दिया था, तो उस वक्त मुंबई पुलिस की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में तैनात विजय सालस्कर जैसे बहादुर सीना तानकर मुंबई और आतंकियों की गोलियों के सामने खड़े हो गए थे। मैं 21 साल की थी जब मुझे टीवी पर यह पता चला
कि पापा नहीं है, मुझे बहुत ही धक्का लगा। मुझे लगा गलत है, न्यूज़ ही गलत है, कुछ स्ट्रैटेजी है। पर स्ट्रैटेजी तो कोई थी नहीं, जो था फैक्ट ही था। ऐसी उनकी कई बातें हैं। मतलब मैं कहूँ ना कि मैं उनको अपनी हर सांस के साथ मिस करती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं, एक ऐसा लम्हा मेरे ज़िंदगी का नहीं है कि मुझे मेरे पापा की याद नहीं आती। और मेरी रिलेशनशिप मेरे फादर के साथ बहुत स्पेशल थी। वो मेरे लिए मतलब सिर्फ एक पिता के हैसियत से नहीं थे, वो एक फ्रेंड भी थे। वो व्यक्ति थे जिनसे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज थी। बेटी दिव्या सालस्कर और पत्नी स्मिता सालस्कर पर उस रात जो गुजरी उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन 7 वर्षों के दौरान किसी भी नेता, फिल्मी सितारे या देश के बुद्धिजीवियों ने सालस्कर परिवार के दुख को बांटने की पेशकश नहीं की। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। ऐसा मुझे तो ये 7 साल में कोई आके यहाँ पे गया हुआ याद नहीं, मतलब फिल्मी दुनिया से। और जिन्होंने किसी प्रोग्राम में शायद लोग मिले हैं और वहाँ पे उन्होंने ज़रूर ये किया है कि वी नोस सालस्कर साहब, क्योंकि वो एंटी एक्सटॉर्शन के हेड थे तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को अच्छी तरह से जानते थे। तो ऐसे मिलने के बाद उन्होंने ज़रूर अच्छी मतलब बात की है मुझसे, पर कभी स्पेसिफिकली आके ऐसा किसी ने यहाँ पे कोई आया नहीं है 7 साल में। वैसे विजय सालस्कर की बेटी दिव्या सालस्कर के पास अपने पापा का दिया वो संदेश है जो देश के कथित बुद्धिजीवियों को जरूर सुनना चाहिए। उन्होंने कहा था, मैं कुछ बात कर रही थी लंदन के बारे में, अमेरिका के बारे में, तो बोल रहे थे कि कोई देश परफेक्ट नहीं होता, उसे हमें परफेक्ट बनाना पड़ता है। जो देश हमें देता है हमें भी देश को उतना ही देना चाहिए। तो असहनशीलता मुझे तो नहीं लगती कि इंडिया में है। ये कैसा है कि एक हवा छोड़ दी तो फिर सब जगह ये इनटॉलरेंस का टॉपिक चालू हो गया। मुंबई के बैंड्रा ईस्ट की इन तंग गलियों में छोटे से घर में रहने वाली देविका रोटावन 26 नवंबर 2008 की उस रात पुणे जाने के लिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी आतंकी आमिर अजमल कसाब और उसके एक साथी ने भीड़भाड़ वाले सीएसटी स्टेशन पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। कसाब की बंदूक से चली एक गोली देविका के पांव में आकर लगी। वो तब सिर्फ 9 साल और 11 महीने की थी। जब 26/11 का हादसा हुआ था, मैं 9 साल 11 महीने की थी, सीएसटी में थी, पूना जा रही थी मेरे बड़े भाई को मिलने। 2008 में मैं, मेरे पापा और मेरा भाई, हम तीनों पूना जाने के लिए सीएसटी गए थे घर से। 12 और 13 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने बैठे थे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तो टॉयलेट जाके आ जा, फिर अपन टिकट निकल के जाएंगे। वैसे ही मेरे पैर में गोली लगी। फिर मैंने तभी कसाब को दिया। फिर 10 जून को जाके मैंने कोर्ट में बयान दिया और विटनेस बनी, कसाब को पहचानी थी। गोली कहाँ पर लगी थी आपको? मुझे राइट पैर में गोली लगी हुई है। जिस मुंबई में देविका अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुई, उस मुंबई को छोड़कर जाने का ख्याल कभी देविका के मन में भी नहीं आया। पूछने कैसे भी ये बड़े बड़े बात करते, इनको जरा सा कुछ हो गया तो डर जाता है। सहा तो तकलीफ हमने। 26/11/2008 में मुझे गोली लगी, कितनी सारी तकलीफ आई, पर मैं डरी नहीं कभी। और मेरा ये भी उम्मीद है कि मैं पढ़ लिख के IPS ऑफिसर बनूं। कसाब जैसे उससे बड़े आतंकवादी को मैं खत्म करना चाहती। मैं देश छोड़ के जाना नहीं चाहती। मैं तो बोलूं भगवान को कि हर जन्म में मैं यही देश में पैदा हूँ और ऐसा अपने भारत माता के लिए कुछ करके दी। देविका, दिव्या और स्मिता सालस्कर की सहनशीलता का मुकाबला शायद ही देश का कोई भी ऐसा बुद्धिजीवी कर पाए जो कथित असहनशीलता के विरोध में टीवी डिबेट के दौरान या फिर एयर कंडीशन गाड़ियों में बैठकर अपना पुरस्कार लौटा आते हैं। मुंबई की बेटियों दिव्या और देविका से उन अभिनेताओं को भी सीख लेनी चाहिए जो अखबार के पन्नों से आतंकित होकर अपने बच्चों को देश से बाहर भेजने का इंतजाम करने पर विचार करने लगते हैं। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। आज से 7 वर्ष पहले हुए मुंबई हमलों ने पहली बार देश को ऐसे हालात का सामना करने पर मजबूर किया था जिसके लिए सही मायनों में हमारी कोई तैयारी थी ही नहीं। हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। समंदर की सीमाओं से लेकर शहर की सड़कों तक आतंकवादियों के दाखिल होने के सभी दरवाजे खुले हुए थे। नतीजा यह हुआ कि 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पहली बार आतंकी किसी हमले को अंजाम देने के इरादे से समंदर के रास्ते से हमारे देश में दाखिल हुए थे।
ये आतंकी स्पीड बोट के जरिए मुंबई के कोलाबा में 2 अलग अलग जगहों पर उतरे और फिर इन आतंकियों ने मुंबई को 60 घंटों तक अपना बंधक बनाकर रखा। सवाल यह है कि क्या देश में 26/11 जैसा हमला फिर हो सकता है? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि देश की समुद्री सीमा 7000 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। यह सीमा कई राज्यों में फैली है और ये एक अहम कारोबारी रूट भी है। जमीनी सीमा की तरह समुद्री सीमा भी कई देशों के करीब है और हिंद महासागर का हिस्सा होने के नाते दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक मार्गों में से एक है। इसलिए वहां खतरा भी उतना ही ज्यादा है। आगे हम आपको मुंबई की समुद्री सीमा की सुरक्षा से जुड़ी वो सच्चाई दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि मुंबई की सुरक्षा वाकई भगवान के भरोसे है। लेकिन पहले मैं आपको मुंबई की समुद्री सीमा की सुरक्षा से जुड़ी तैयारियों के कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं। मुंबई पुलिस के पास इस वक्त कुल मिलाकर 20 निगरानी बोट यानी सर्वेलांस वेसल है, जिनमें से सिर्फ 11 काम कर रही हैं, जबकि 9 बोट्स बेकार पड़ी हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि ये बोट्स मुंबई के समुद्र में 24 घंटे गश्त लगाती हैं। मुंबई पुलिस ने समुद्री सीमाओं के जरिए होने वाली किसी भी तरह की आतंकी वारदात की जानकारी देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। 1093 नंबर पर फोन करके मुंबई के लोग पुलिस को किसी भी संदिग्ध हरकत की जानकारी दे सकते हैं। मुंबई पुलिस समुद्र में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी स्थानीय मछुआरों से भी जुटाती है। मुंबई में इस वक्त ऐसे 70 लैंडिंग पॉइंट्स हैं जहां पर तरह तरह की नावें आकर किनारे लगती हैं। मुंबई पुलिस का दावा है कि वो इन 70 लैंडिंग पॉइंट्स की दिन रात निगरानी करती है। मुंबई पुलिस के इन दावों और आंकड़ों को देखकर आप काफी सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है। समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस की तैयारियों का जो डीएनए टेस्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो देखकर आप चिंता के समुद्र में डूब जाएंगे। इस बार अगर किसी कसाब ने मुंबई के समुद्री तट से शहर में दाखिल होने की कोशिश की तो उसकी गोलियों को रोकने के लिए छप्पर, बांस, एल्यूमिनियम और लकड़ी के कुछ टुकड़ों से बनी ये झोपड़ी उसके सामने होगी। वैसे मुंबई पुलिस की भाषा में ये झोपड़ी नुमा अस्थायी ढांचा एक पुलिस चौकी है, जिसे मुंबई के मशहूर सीलिंग से सटे रेती बंदर इलाके में समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 2008 में मुंबई हमलों के बाद कपड़ों और मछुआरों के जाल की मदद से तैयार की गई ये चौकी तरक्की करते करते एल्यूमिनियम की छत और खपरेल वाली पुलिस चौकी में बदल पाई है। यहाँ पर जो पुलिस चौकी बनी है किसी झुग्गी झोपड़ी जैसी दिखती है। बाम्बू जो है 4 उस पर ये खड़ी हुई है। छत जो है इसकी एल्यूमिनियम के पतरे से और प्लास्टिक से ढकी हुई है। 7 साल बाद भी मुंबई पुलिस को यहाँ पर एक परमानेंट पुलिस चौकी नहीं मिल पाई है। ये है रेती बंदर का लैंडिंग पॉइंट की पुलिस चौकी, तटीय सागरी सुरक्षा के लिए बनाई गई एक पुलिस चौकी, जहाँ पर दिन में 2 और रात में 2 पुलिस हवलदार इसकी निगरानी करते हैं। इतने बड़े और महत्वपूर्ण समुद्री इलाके की सुरक्षा के लिए इस चौकी में 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए गए हैं, जिन्हें मैनुअल लोडिंग वाली राइफल भी दी गई है। AK-47 जैसे हथियारों का सामना करने के लिए यहां तैनात पुलिस कांस्टेबल्स को बंदूक की 50 गोलियां भी दी जाती हैं। दरिया के साइड में इतनी हवा है कि प्लास्टिक वगैरह तो उड़ना ही है ना, उड़ जाती थी, तो वो इधर उधर बेचारे बैठ के अपना टाइम निकालते थे। बिल्कुल बननी ही चाहिए ना, अगर ये सुरक्षा व्यवस्था है तो बनानी चाहिए इन लोग को पुलिस चौकी अच्छी। गिनी चुनी 10-12 गोलियां रहती होगी, एक गन मैन रहता होगा बस, और कुछ नहीं रहता है, और एक कांस्टेबल। उसमें 2 जन में क्या हो सकता है? सवाल ये है कि क्या मुंबई पुलिस को ऐसा लगता है कि झुंड में आने वाले 10-20 आतंकियों के आधुनिक हथियारों का इलाज इस राइफल में भरी जाने वाली 50 गोलियां कर पाएंगी? बहुत सारे पॉइंट्स है, उसके बहुत सारे पहलू है। जैसे मायन की अपनी बात किया तो मैंने खुद वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे एक हमने कंटेनर शेप वहाँ पे एक चौकी हमने रखी है। और आपको मालूम है कि ये जो चौकियाँ बनाने का काम है ये
CRZ का जो इलाका है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं है, तो वो भी बहुत सारे उसमें पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स है। लेकिन तो भी हमारी कोशिश ये रहती है कि वहाँ पे लगातार हमारी नज़र बनी रहे और वहाँ पे इस तरीके का काम होता रहे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुंबई पुलिस हथियारों और आधुनिक सुविधाओं की कमी से जूझ रही है, लेकिन सवाल यह है कि 7 वर्ष पहले दर्दनाक आतंकी हमला देखने के बाद भी अगर मुंबई पुलिस की तैयारियां बेहतर नहीं हो पाई हैं, तो फिर देश के बाकी समुद्री इलाकों का हाल क्या होगा? आज मुंबई हमलों को याद करने के साथ ही यह भी देखना जरूरी है कि 7 वर्ष बाद हमने क्या सबक सीखे हैं। हम कुछ सीखे भी हैं या आज भी वहीं खड़े हैं? क्या वाकई भारत में मुंबई हमलों के बाद कुछ बदला है? इसी महीने की 13 तारीख को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आतंकी हमला हुआ था, आप सब जानते हैं। तो पूरी दुनिया ने पेरिस और मुंबई हमलों में समानता तलाशनी शुरू कर दी थी। दोनों हमलों में समानता तो थी, लेकिन फर्क भी बहुत बड़ा था। फर्क भारत और फ्रांस के सिस्टम की सोच का था। आज डीएनए में इस फर्क का विश्लेषण करना भी देश हित में जरूरी है। पेरिस पर हमले के बाद किस तरह से फ्रांस का सिक्योरिटी सिस्टम और सरकार तुरंत एक्शन में आ गए, ये बात हमारे सिस्टम को जरूर समझनी चाहिए और सीखनी चाहिए। मुंबई हमले में 60 घंटे तक मुंबई बंधक बनी रही, लेकिन पेरिस में 6 घंटे में ही सब कुछ सामान्य हो गया। मुंबई हमले में शुरुआती 2 घंटे तक पुलिस भ्रम में रही, लेकिन पेरिस में पुलिस ने 90 मिनट में ही मोर्चा संभाल लिया था। मुंबई हमले की शुरुआत में पुलिस के बड़े अफसर इसे गैंग वॉर समझते रहे, लेकिन पेरिस में पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई थी। मुंबई हमले के दौरान हालात ये थे कि मुंबई पुलिस के अफसरों को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन्हें इस तरह के आतंकी हमलों का सामना करने के लिए कोई ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी। फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिशें की, लेकिन इसी दौरान कई जांबाज अधिकारियों की जान चली गई। इनमें शहीद ATS चीफ हेमंत करकरे, शहीद एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे, शहीद सीनियर इंस्पेक्टर विजय सलास्कर के नाम शामिल हैं। ये तमाम लोग ऐसे थे जिन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। मुंबई हमले में पुलिस के जवान पुराने जमाने के हथियारों और लाठी और डंडों के दम पर आतंकवादियों की AK-47 का मुकाबला कर रहे थे। मुंबई पुलिस के जवानों के पास अच्छे स्तर की बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक नहीं थी, जबकि पेरिस में पुलिस के कमांडो पूरी तरह से तैयार थे। पेरिस पुलिस के कमांडोज के पास आधुनिक सिस्टम और हथियार थे और पेरिस पुलिस ने बिना किसी देरी के आतंकवादियों पर काउंटर अटैक किया। मुंबई हमले में हालात से निपटने के लिए मरीन कमांडोज लगाए गए थे, लेकिन ये कमांडोज ऐसे हालात के लिए ट्रेंड नहीं थे। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियां सरकार के आदेश का इंतजार करती रहीं और देर होती चली गई। हालात ये थे कि मुंबई हमले की शुरुआत में केंद्र या राज्य सरकार में से किसी को भी कोई जानकारी ही नहीं थी, जबकि पेरिस हमले के तुरंत बाद वहां की सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस एक्टिव हो गई, सरकार एक्टिव हो गई और खुद राष्ट्रपति ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। फुटबॉल स्टेडियम में फंसे होने के बाद भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया था। वहीं से काम करना शुरू कर दिया, वहीं से उन्होंने आदेश देने शुरू कर दिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुरंत इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। फ्रांस से जुड़े सभी बॉर्डर सील हो गए, आर्मी को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस ने इंतजार किए बिना घंटे भर में सभी जगहों पर चार्ज ले लिया। पेरिस में दाखिल होने और निकलने के तमाम रास्ते तुरंत सील कर दिए गए। पेरिस में पुलिस की मदद के लिए आर्मी के 1500 जवानों को बुला लिया गया। फरार आतंकवादी को पकड़ने के लिए 160 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए और 120 घंटों में सभी आतंकवादियों और उनके मास्टरमाइंड को मार डाला गया। यानी पूरा काम 120 घंटे में तमाम हो गया। अब जरा मुंबई हमले को याद कीजिए। आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ने वाले मुंबई पुलिस के शहीद कांस्टेबल तुकाराम ओंबले उस वक्त खाली हाथ थे। सरकार चलाने वालों की लचर प्रतिक्रिया देखिए कि हमले के 1.5 घंटे के बाद महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को इसकी जानकारी मिली थी। तब उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल से बात की और NSG कमांडोज भेजने को कहा। सिस्टम की हालत यह थी कि दिल्ली से NSG कमांडोज के आने में ही 10 घंटे लग गए, यानी दिल्ली से मुंबई पहुंचने में, वो भी ऐसे हालात में NSG को 10 से ज्यादा घंटे लग गए। सवाल यह है कि क्या मुंबई के लोगों की जान पेरिस के लोगों की जान से सस्ती थी? पेरिस में हमले के बाद अगर फ्रांस ISIS से बदला लेने की कसम खा सकता है और ISIS के इलाकों में जाकर वहां पर बमबारी कर सकता है, तो भारत ऐसा
क्यों नहीं कर पाया? मुंबई हमले के बाद तो पाकिस्तान ने यह मानने से भी इनकार कर दिया था कि मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादी उसके हैं, उसके देश के हैं, जबकि ये आतंकवादी मुंबई में बैठकर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार निर्देश ले रहे थे और इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुंबई पर हमला करने वाले आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में चैन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार ने पूरा संरक्षण दे रखा है और वो पाकिस्तान में खुलेआम बेफिक्र होकर घूमता है और हम अब तक कुछ नहीं कर पाए। फ्रांस आईएसआईएस पर लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर चल रहे आतंकी ट्रेनिंग कैंपों पर किसी ने बमबारी नहीं की, किसी ने हमला नहीं किया, किसी ने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा और इसे एक कूटनीतिक टकराव मानकर रफा दफा कर दिया गया। पेरिस और मुंबई हमले में सिक्योरिटी और सिस्टम के स्तर पर ही फर्क नहीं था, बल्कि हमारे देश के लोगों के व्यवहार और सोच में भी बहुत बड़ा फर्क था। पेरिस हमले के बाद वहां के लोग एकजुट नजर आए। पेरिस के हर कोने में हमले में मारे गए लोगों की याद में लोग फूल अर्पित करते हुए और श्रद्धांजलि देते हुए दिखे। कई जगहों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गई, लोगों ने मौन रखा, मारे गए लोगों की तस्वीरें लगाकर उनके सामने मोमबत्ती जलाई और संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही आतंकवाद को करारा जवाब देने की बातें कही गईं, कस्में खाई गईं और आतंक के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। लेकिन भारत में तस्वीर एकदम उल्टी हो जाती है। आतंकी हमले के बाद हमारे देश के लोग संवेदना व्यक्त करते हैं, फूल अर्पित करते हैं और मोमबत्तियां जलाते हैं, लेकिन आतंक के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाते। हमारे देश में आतंकी हमले के बाद आतंकवादियों को नहीं, सरकारों को कोसा जाता है। यहाँ के लोगों के अंदर गुस्सा तो होता है, लेकिन सिर्फ सरकार, नेताओं और सिस्टम के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ। ऐसी मुश्किल की घड़ी में हमारे देश में सरकार और लोग एक साथ खड़े होने की बजाय आमने सामने खड़े नजर आते हैं। आपको याद होगा, पेरिस में जब हमला हुआ तो फ्रांस के एक भी विपक्ष के नेता ने सरकार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। और हमारे यहाँ जब ऐसे हमले होते हैं तो सबसे पहले विपक्ष का काम होता है कि वो सरकार पर हमला करे और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स बदलकर मामले को तिलांजलि दे दी जाती है। अब आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं कि हमले के बाद पेरिस के लोगों ने कितने संयम, धैर्य, सहनशीलता और समझदारी का परिचय दिया था। जब 13 नवंबर को पेरिस पर हमला हुआ था तो एक स्टेडियम में फ्रांस और जर्मनी के बीच एक फुटबॉल मैच खेला जा रहा था। आतंकवादियों ने फुटबॉल स्टेडियम में भगदड़ मचाने के लिए 3 धमाके किए। स्टेडियम में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद सहित करीब 80,000 लोग मौजूद थे। जी हां, 80,000 लोग। लेकिन इन सभी लोगों ने हिम्मत दिखाई और पूरा संयम बरता। यहां तक कि लोगों ने उसी स्टेडियम में एकजुट होकर राष्ट्रगान भी गाया और भगदड़ नहीं मचने दी। लोग पूरे अनुशासन के साथ कतार में बाहर निकले। लोगों ने घायलों की मदद की और शहर में अपने स्तर पर आतंक के खिलाफ अभियान भी चलाया। वहां लोगों ने अपनी सरकार, नेताओं और सिस्टम के खिलाफ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी नहीं की। लेकिन मुंबई हमले के बाद क्या हुआ था, अब इसे याद कीजिए। जनता ने अपने नेताओं पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया और अपनी ही सरकार और सिस्टम को सड़कों पर निकलकर कोसना शुरू कर दिया था और नारेबाजी के साथ साथ लगातार प्रदर्शन होने लगे थे और जनता के गुस्से को मीडिया ने और भड़काया और वो नेताओं के खिलाफ बोलने में सबसे आगे रहा। इस्तीफे मांगने की परंपरा शुरू हो गई। किसी ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि यह आरोप लगाने का नहीं, बल्कि एकजुट रहने का वक्त है। अगर आरोप लगाना है, अगर नारेबाजी करनी है तो पाकिस्तान के खिलाफ करनी चाहिए थी, आतंकवादियों के खिलाफ करनी चाहिए थी। और शायद इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे देश के लोगों को आतंकी हमलों से निपटने के लिए कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं जाती। किसी के पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। स्कूलों में आपने अक्सर छोटे बच्चों द्वारा किसी दलित महिला के हाथों का बना खाना ना खाने की खबरें जरूर सुनी होंगी और पढ़ी होंगी। जाहिर है, ऐसा करने के लिए बच्चों को किसी ने वैचारिक ट्रेनिंग जरूर दी होगी, लेकिन इन बच्चों को आतंकवाद से निपटने की कोई ट्रेनिंग नहीं देता। बच्चों को कभी यह नहीं सिखाया जाता कि आतंकी हमले जैसे हालात में क्या करना चाहिए। यानी धर्म, जाति, छुआछूत की ट्रेनिंग छोटे बच्चों को बचपन में ही मिल जाती है, लेकिन राष्ट्रवाद की ट्रेनिंग उन्हें कहीं नहीं मिलती। इस पर आज हम सबको ध्यान देना होगा। अभी हमने आपको भारत और फ्रांस के लोगों की संवेदनशीलता का फर्क समझाया।
लेकिन यहां पर भारत और फ्रांस के मीडिया और नेताओं की सोच का विश्लेषण करना भी आज जरूरी है। पेरिस हमले में आपने ना खून से सने फोटो देखे होंगे, ना दहशत वाले वीडियो देखे होंगे वहां के न्यूज चैनल्स पर, जबकि मुंबई हमले में मीडिया ने ऐसी तस्वीरें और वीडियो दिखाने से कोई परहेज नहीं किया था। फ्रांस के मीडिया की सोच थी कि एकजुटता दिखाकर आतंकवाद को हराना होगा, लेकिन मुंबई हमले में मीडिया ने इस तरह की लाइव रिपोर्टिंग की जिसे देखकर आतंकवादियों को ही लगातार फायदा हो रहा था और उन्हें देश का नुकसान करने के लिए और ज्यादा वक्त मिल रहा था और मीडिया के जरिए तमाम जानकारियां उन तक पहुंच रही थी। यहां तक कि मुंबई हमले के दौरान हमारा मीडिया आतंकवादियों की बातचीत का भी प्रसारण कर रहा था और कुछ लोगों ने तो आतंकवादियों के इंटरव्यू भी किए थे, इस तरह से जैसे आतंकवादी कोई बड़े सेलिब्रिटीज हों। पेरिस हमले में वहां के मीडिया के रिपोर्टर पीड़ितों से यह नहीं पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है, जबकि मुंबई हमले के बाद आपने भारतीय मीडिया के कई बड़े चेहरों को पीड़ित लोगों से ऐसे सवाल पूछते हुए देखा होगा। भारत में ऐसे मौकों पर मीडिया के बड़े बड़े संपादक और बड़े बड़े चेहरे और रिपोर्टर्स ऐसे मौकों को अपना चेहरा चमकाने का बड़ा अवसर मानते हैं, अपने करियर को चमकाने का बड़ा अवसर मानते हैं और ऐसी रिपोर्टिंग से कभी परहेज नहीं करते जिससे देश को नुकसान होता है। मीडिया के बाद सरकारी सोच का डीएनए टेस्ट देखिए। पेरिस हमले के बाद फ्रांस में किसी तरह की राजनीतिक बयानबाजी नहीं हुई, ना ही हमले के तुरंत बाद सरकार और सिस्टम की खामियां बताई जाने लगी। फ्रांस में विपक्ष के नेता ने इस हमले के बाद यह कहा कि पूरा देश इस मुश्किल वक्त में राष्ट्रपति के साथ खड़ा है, सरकार के साथ है। पूरे देश ने और नेताओं ने पेरिस हमले को देश के खिलाफ छेड़ा गया युद्ध बताया। ऐसे नाजुक मौके पर वहां किसी नेता ने अपने निजी स्वार्थ को महत्व नहीं दिया, वहां के राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग नहीं की गई, जबकि भारत में मुंबई हमले के बाद यहां पर मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से तुरंत इस्तीफा मांगा जाने लगा था। 5 दिन के अंदर देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। कई नेता इन हमलों को घर की ही साजिश बताने लगे थे और वोट की राजनीति के लिए हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द उछालने लगे थे। हर वर्ष 26/11 की बरसी के मौके पर हम देश के सामने कुछ सवाल रखते हैं, अपने सिस्टम की कमियों को देश के सामने रखते हैं और फिर अगले 1 साल के लिए सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि डीएनए में उठाए गए इन सवालों और इन कमियों पर काम किया जाए और इन्हें दूर किया जाए। तभी जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो लोग शहीद हो गए मुंबई की रक्षा के लिए, उन लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे देश में लगातार असहनशीलता और सांप्रदायिकता पर बहस हो रही है और पूरी बहस के बीच आज हम डीएनए में एक एक्स्ट्रा विचार की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं। डीएनए में हम आपको अक्सर एक्स्ट्रा नॉलेज देते रहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि कुछ एक्स्ट्रा विचार भी देश के सामने रखे जाएं। देश में जब भी सांप्रदायिकता या असहनशीलता पर कोई चर्चा होती है या फिर कोई घटना होती है तो मुसलमानों के पक्ष पर बात करने के लिए हम अक्सर बॉलीवुड के 3 खान्स यानी आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान की तरफ देखने लगते हैं। सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है और क्या ऐसा होना चाहिए? क्या फिल्मी दुनिया के इन तीनों खान्स की राय को देश के सभी मुसलमानों की राय माना जा सकता है? देश में इन तीनों के अलावा क्या कोई और ऐसा चेहरा नहीं है जो मुस्लिम समुदाय की राय को रेखांकित कर सकता हो? आखिर कब तक हम इन तीनों खान्स की नजर वाले चश्मे से देश के मुसलमानों से जुड़े मुद्दों को देखते रहेंगे? ये सवाल विचार करने योग्य है। ये तीनों खान्स बेहतरीन एक्टर हैं, सुपरस्टार्स हैं, लेकिन ये तीनों खान्स आपको ये नहीं बता सकते कि देश में क्या होना चाहिए और ना ही ये तीनों खान्स की राय देश में चल रहे माहौल का प्रतिबिंब है।